सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था अम्लों के बारे में। फर्स्ट क्लास में कुछ 3 से 4 अम्लों के यूज बाकी रह गए थे, वो हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे क्षार और लवणों के बारे में। तो अब हम पढ़ते पहले अम्लों के यूज। तो अम्ल है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे पाया कहाँ जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, टमाटर पालक इत्यादि में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक इत्यादि में पाया जाता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज होता है स्याही के धब्बे व जंग हटाने में। कपड़ों से इसका यूज कपड़ों से स्याही व जंग के धब्बों को हटाने में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों से स्याही व जंग के धब्बों को हटाने में किया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी से रक्त निकलने लगता है। जब रक्त बाहर निकलता है तो रक्त जम जाता है, लेकिन जब बॉडी के अंदर होता है तो रक्त नहीं जमता। क्यों? क्योंकि बॉडी में तो हमारे क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वह जम जाता है। लेकिन जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ब्लड बैंकों में, रक्त नहीं जमता। जब हम क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसमें इसका यूज किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इसका यूज एंटी कोएगुलेटिंग में किया जाता है। इसका यूज एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट का। सोडियम ऑक्जेलेट का। सोडियम ऑक्जेलेट सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग करते हैं। यह क्या है? रक्त को जमने से रोकता है। इसका यूज कहां करते हैं? ब्लड बैंकों में। ब्लड बैंकों में रक्त को जमने से रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट का। यहाँ पर ऑक्जेलेट आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है। तो इसका उपयोग आप लिखिए, इसका उपयोग रक्त बैंकों में इसका उपयोग रक्त बैंकों में रक्त को जमने से रोकने के लिए किया जाता है। रक्त को जमने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया कहा जाता है? टमाटर और पालक में। इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों से स्याही व जंग के धब्बों को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो और इसका उपयोग रक्त बैंकों में रक्त को जमने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो वह है सोडियम ऑक्जेलेट का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला अम्ल। अगला कौन सा अम्ल है आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखेंगे हम नेक्स्ट अम्ल के बारे में। अगला अम्ल है हमारा टार्टरिक अम्ल। अगला अम्ल है हमारा टार्टरिक अम्ल। तो यह किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, कच्चे आम, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग खाने के सोडे का कड़वेपन को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग खाने के सोडे का कड़वापन को दूर करने में किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको पाया कहाँ जाता है। तो यह इमली, संतरा, कच्चे आम, इमली, संतरा, कच्चे आम आदि में पाया जाता है।
अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज है यह, या फिर आप इसको इसे देखिए, इसका उपयोग खाने के सोडे के कड़वेपन को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग खाने के सोडे का कड़वेपन को दूर करने में किया जाता है। अब अगला अम्ल है हमारा फार्मिक अम्ल। तो यह फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल लाल चींटी व बिछुआ पत्तियों में पाया जाता है। अगला अम्ल है हमारा फार्मिक अम्ल। तो यह कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी बिछुआ पत्ती आदि में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी व बिछुआ पत्ती आदि में पाया जाता है। अगर इसका हम फार्मूला की बात करें तो इसका सूत्र होगा HCOOH। अब है अगला अम्ल एसिटिक अम्ल। अगला अम्ल होगा हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका को बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका सूत्र होगा CH3COOH। ये इसका क्या होगा? सूत्र। इसका उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में। तो लिखिए, इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। और सिरके में भी कितनी मात्रा एसिटिक अम्ल की होगी? तो सिरका में 90 से 95% मात्रा जल होगा और 90 से 95% मात्रा जल की होगी और 5 से 10% इसमें सिर्फ एसिटिक अम्ल होगा। 5 से 10% इसमें क्या होगा? एसिटिक अम्ल CH3COOH। 5 से 10% इसमें होगा एसिटिक अम्ल और 90 से 95% इसमें क्या होगा? जल। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में। तो ये कुछ अम्लों का उपयोग है जो हमने जान लिए है। अब हम जानेंगे क्षार के बारे में। तो तब तक आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद हम क्षार के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अब हम जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षार की परिभाषा होगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हो क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते। एग्जाम्पल है जैसे NaOH। इसका जो हम जलीय विलयन में
जल में डालेंगे तो यह किस में टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस में यह टूट जाएगा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हो क्षार कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल है NaOH, जिसका हम जल में डालेंगे तो यह Na प्लस था OH माइनस में, OH माइनस आयन में टूट जाएगा। अब है अब हम जानेंगे क्षारों के अभिलक्षण। क्षार के क्या क्या लक्षण है। तो अगला है हमारा क्षारों के अभिलक्षण। क्षारों के अभिलक्षण, क्षार कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट है क्षार क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला है क्षार स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो कीजिए नोट आप, क्षार लाल लिटमस पत्र को क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज होगी कि क्षार लाल को नीला करेगा, नीले को लाल करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं आसान सी। तो ट्रिक में आप लिख लीजिए नाम छलनी। छलनी नाम आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, छल से होगा क्षार, ले से होगा लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र, और नी से होगा नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। तो इसमें क्या है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में चेंज कर देता है। तो यह आपको ट्रिक याद रखनी है, छलनी। क्षार के लिए छलनी, और अम्ल के लिए मैंने बताई थी अनिल। अनिल में क्या होगा, ऐसे अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र और ले से लाल लिटमस पत्र। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में चेंज कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में चेंज कर देता है। अगला है इसका क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला लिखिए, क्षार स्वाद में, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला अभिलक्षण है इसका, क्षार स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर साबुन की तरह, साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो ये है कुछ क्षारों के लक्षण। क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आप जानोगे तो NaOH, जिसका हम जलीय विलयन में डालेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे तो NaOH से Na प्लस OH माइनस आयन में टूट जाएगा। तो इसमें क्या निकल गया, OH माइनस। तो क्षार किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हो। तो ये OH माइनस आयन दे दिया, यानी कि ये क्या होगा, एक क्षार होगा। अब हम जानेंगे क्षारों के लक्षण, क्षार कैसे लक्षण प्रकट करते हैं। तो क्षारों के लक्षण में हम जानेंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल कैसे हो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये कुछ क्षारों के लक्षण हैं। अब हम जानेंगे क्षारों के प्रकार। क्षारों को भी प्रबलता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जानेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्षारों के प्रकार। क्षार को
क्षारों को प्रबलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन दे प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से टूटकर OH आयन दे प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो लिखिए आप, वे क्षार या वे पदार्थ, वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन दे प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, एग्जाम्पल है NaOH, जो कि Na प्लस का OH माइनस आयन में टूट जाएगा। अगला है एग्जाम्पल KOH। तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से टूटकर OH आयन दे प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब हम जानेंगे दुर्बल क्षार के बारे में। तो दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन देते हैं प्रबल क्षार, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन दे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो अगला है हमारा दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से न टूटकर, वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन दे, तो ऐसे क्षार OH माइनस आयन दे तो ऐसे क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ऐसे क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन दे तो ऐसे क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है MgOH का होल ट्वाइस, यानी MgOH का होल ट्वाइस बोले तो दूध या मैग्नीशियम। अगला है NH4OH। तो ये क्या है? दुर्बल क्षार के कुछ एग्जाम्पल। तो प्रबलता के आधार पर हमने क्षारों को जान लिया है। प्रबलता के आधार पर क्षार दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन दे तो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, एग्जाम्पल है NaOH और KOH। अगला है दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन दे तो ऐसे क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस NH4OH। तो ये कुछ दुर्बल क्षार और
प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है, ये उनकी परिभाषा है। अब हम जानेंगे क्षारों के उपयोग, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम जानेंगे क्षारों के उपयोग, उसके बाद हम जानेंगे क्षारों के उपयोग। अगला है क्षार के उपयोग। क्षारों के उपयोग, क्षार में फर्स्ट लेते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका फार्मूला है MgOH का होल स्क्वायर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जब आपको कभी एसिडिटी होती है तो आप क्या किसका यूज करते हो? इनो का। तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका यूज करने से क्या होता है? हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो पेट में क्या होता है? एसिडिटी तो एसिडिटी में HCl की मात्रा होगी, अम्ल होगा, और ये क्या है? एक क्षार। तो अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या कर देगा? न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगा, और इससे हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग इनो में किया जाता है। इसका उपयोग इनो में किया जाता है। इनो में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? प्रति अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड, एंटी एसिड्स के रूप में किया जाता है। क्षार में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला है MgOH का होल स्क्वायर। इसका उपयोग इनो व एंटी एसिड्स के रूप में किया जाता है। अगला क्षार है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्षार है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग मृदा की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग है फर्स्ट मृदा की, इसका उपयोग मृदा की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग मृदा की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब सीमेंट में इसकी कितनी मात्रा होती है? तो सीमेंट में इसकी होती है 60 से 70% मात्रा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर सर 60 से कम मात्रा होगी तो क्या होगा, और 70 से अधिक होगी तो क्या होगा? तो इसको हम जान लेते हैं। अगर सीमेंट में 60 से कम, 60% से कम कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60% से अगर 60% से कम होने पर, तो 60% से कम होने पर क्या होगा? सीमेंट जम नहीं पाएगा। सीमेंट ढंग से जम नहीं पाएगा। और अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से अधिक हो तो 70% से अधिक होने पर सीमेंट के जमने पर दरारें पड़ जाएंगी।
क्या होगा, सीमेंट के जमने पर, सीमेंट के जमने पर दरारें पड़ जाएंगी। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक तो है मृदा की अम्लीयता को दूर करने में, और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट में इसकी मात्रा होती है 60 से 70% के लिए। अगर सीमेंट में इसकी मात्रा 60 से कम कर दी जाए तो सीमेंट ढंग से जम नहीं पाएगा, और अगर सीमेंट में 70 से अधिक इसकी मात्रा कर दी जाए तो सीमेंट में जमने के बाद दरारें पड़ जाएंगी। तो आप ये कुछ क्षारों के उपयोग है, इनको आप नोट कर सकते हो। अगला क्षार है हमारा, अगला क्षार का उपयोग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्षार है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगला क्षार है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका फार्मूला है CaOH का होल पर, जिसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। भुजा हुआ चूना या फिर चूने का पानी, चूने का पानी। इसका उपयोग घरों में सफेदी करने में किया जाता। ये कुछ क्षारों का उपयोग है। अब आपके हुए क्षार कंप्लीट। अब हम जानेंगे लवणों के बारे में। ये कुछ क्षारों का उपयोग हमने कर लिया है। अब हमारा अम्ल और क्षार टॉपिक कंप्लीट है। अब हम जानेंगे अम्लों के बारे में। तब तक आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसमें स्याही भर लेता हूँ। इसमें स्याही खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे लवणों के बारे में। लवण क्या होते हैं? लवण किसके कंपोनेंट होते हैं? तो लवण एसिड तथा बेस के कंपोनेंट होते हैं। लवण कैसे बनते हैं? अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण कैसे होता है? जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो अम्ल और क्षार, अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो कौन कौन से अम्ल अभिक्रिया करके किस पीएच तक का क्षार बनाते हैं? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हम जानेंगे अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके किस पीएच मान का लवण बनाते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के हैं। तो पहले हम ले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा? S1 लवण का। इसका पीएच लगभग कहाँ तक होगा? तो इसका पीएच मान होगा 7।
इसका पीएच मान होगा 7। अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों भी क्रिया करेंगे तो इसका पीएच मान होगा, लवण बनेगा H2 और इसका पीएच मान होगा 7 से कम। पीएच मान होगा 7 से कम। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अभिक्रिया करेंगे तो H3 लवण का निर्माण होगा और इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। पीएच मान होगा, सॉरी, इसका पीएच मान होगा 7 से कम और इसका पीएच मान होगा इसका। जब वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस आपस में अभिक्रिया करेंगे तो H3 लवण का निर्माण होगा और जिसका पीएच मान होगा 7 से कम। इसका पीएच मान होगा 7 से ज्यादा, सॉरी 7 से ज्यादा। जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो पीएच मान भी क्या होगा 7 से ज्यादा। और यदि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो पीएच मान क्या होगा 7 से कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो पीएच मान क्या होगा 7, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर यदि वीक एसिड और वीक बेस अभिक्रिया करेंगे तो H4 लवण का निर्माण होगा, लेकिन इसका पीएच मान का अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसका पीएच मान 0 से 14 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ लवणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। लवण, अम्ल तथा क्षार आपस में विक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार को प्रबलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इनकी अभिक्रिया करवा के हमने लवणों के पीएच मान का कुछ आइडिया लगाया कि कौन कौन से अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके किस पीएच मान तक का, लगभग किस पीएच मान तक का लवण का निर्माण करेंगे, तो वह हमने जान लिया। अब हम जानेंगे लवणों के उपयोग। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं लवणों के उपयोग की तरफ। लवणों के उपयोग में फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज बर्फ के जमा बिंदु को घटाने में किया जाता है। अक्सर जब आपने देखा होगा बर्फ पर जब हम नमक डालते हैं तो बर्फ क्या होती है, जल्दी पिघल जाती है। जब हम बर्फ पर नमक डालते हैं तो बर्फ जल्दी पिघल जाती है। तो इसका उपयोग बर्फ के जमा बिंदु को घटाने में किया जाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है, अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl मिला दें तो बर्फ का जमा बिंदु घट जाएगा, तो बर्फ माइनस में जाकर जमेगी, माइनस टेम्परेचर में जाके जमेगी। वैसे नॉर्मल अगर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगी, लेकिन जब इसमें NaCl मिला दिया जाएगा तो बर्फ माइनस में जाकर जमेगी। तो इससे क्या है, बर्फ का जमा बिंदु घट जाता है। तो इसका उपयोग बर्फ के जमाव बिंदु को घटाने में किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो और इसका उपयोग टूथपेस्ट में तथा स्वादिष्ट भोजन बनाने में किया जाता है। NaCl क्या है? नमक। अगर हमारे भोजन में नमक की थोड़ी सी भी मात्रा या नमक ना हो तो क्या भोजन स्वादिष्ट बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो नमक का उपयोग
स्वादिष्ट भोजन बनाने व टूथपेस्ट में किया जाता है। तो लिखिए इसका उपयोग टूथपेस्ट व स्वादिष्ट भोजन बनाने में किया जाता है। अब है अगला लवण हमारा साबुन। अगला है हमारा साबुन। साबुन कैसे बनते हैं? तो साबुन फैट बोले तो वसा तथा कास्टिक सोडा, वसा तथा कास्टिक सोडा की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। वसा के अम्लों को हम क्या बोलते हैं? उच्च वसीय अम्ल। वसा के अम्लों को अथवा उच्च वसीय अम्ल। कास्टिक सोडा के रूप में हम लेंगे NaOH या KOH। अगर साबुन में NaOH होगा तो साबुन कौन सा बनेगा? कपड़े धोने का साबुन। और अगर KOH होगा तो साबुन नहाने का बनेगा। उच्च वसीय अम्लों की जब अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करवाएंगे साबुनीकरण की प्रोसेस द्वारा ये क्या है? अम्ल, और इधर क्या है? क्षार। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो साबुनीकरण की प्रोसेस द्वारा किसका निर्माण करेंगे? लवण का। तो लवण इसमें क्या होगा? साबुन। लवण क्या होगा? साबुन। अब साबुन के साथ ही वसा अम्ल है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण। और इसके साथ ही एक पदार्थ और बनता है वह ग्लिसरीन। जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो साबुन की परिभाषा क्या होगी? इसको मिटा दूं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो इसकी परिभाषा होगी, साबुन की परिभाषा होगी सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। तो साबुन किसे कहते हैं? सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों को, ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल। और सोडियम पोटेशियम क्या है? क्षार। तो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों से क्या होगी अभिक्रिया? तो किसका निर्माण होगा? लवण का। तो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। साबुन किसे कहते हैं? तो साबुन सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। साबुन कैसे बनता है? उच्च वसीय अम्ल तथा कास्टिक सोडा की जब साबुनीकरण द्वारा अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस प्रोसेस से साबुन का निर्माण होता है। अगर कास्टिक सोडा के रूप में हमने NaOH लिया तो साबुन का निर्माण होगा कपड़े धोने वाले साबुन का। और अगर हमने KOH लिया तो साबुन कौन सा बनेगा? नहाने का। अब है अगला अपमार्जन, बोले तो डिटर्जेंट। अगला है हमारा अपमार्जन।
साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के, सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। लेकिन अपमार्जक में क्या है? सल्फोनिक अम्ल। अपमार्जक में सोडियम और पोटेशियम और वसीय अम्ल की जगह किसका यूज लेते हैं हम? सल्फोनिक अम्लों का। तो सल्फोनिक अम्लों के सल्फोनिक सल्फोनिक अम्लों के लवणों को, सल्फोनिक अम्लों के लवणों को, मतलब सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनिक अम्लों को, सोडियम और सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम, क्षार तो वही रहेंगे सोडियम और पोटेशियम, और अम्ल में उच्च वसीय अम्ल की जगह इसमें किसका यूज लिया है? सल्फोनिक अम्लों का। तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक कहा जाता है। तो ये आपके लवण कंप्लीट हुए। अब है अम्ल व क्षारों को जानने के लिए सूचक। सूचक द्वारा कैसे पता करेंगे हम पदार्थ अम्लीय है क्षारीय है? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम करेंगे सूचक। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे सूचक के बारे में। सूचक सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्राकृतिक सूचक, प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक कहते हैं प्राकृतिक सूचक, और एक है कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक सूचक और सेकंड है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में आएगा फर्स्ट लिटमस पत्र, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। सेकंड है हल्दी पत्र। थर्ड है गुड़हल पुष्प, कृत्रिम सूचक में आएगा मेथिल ऑरेंज, और देखिए सॉरी टेक्निकल वजह से कैमरा बंद हो गया था। तो हम जान रहे थे सूचकों के प्रकार, उसमें हमने प्राकृतिक सूचक जान लिए थे। प्राकृतिक सूचक तीन प्रकार के होते हैं, उसमें है लिटमस पत्र, हल्दी पत्र तथा गुड़हल पुष्प। और कृत्रिम सूचक में हमने लिख लिया था मेथिल ऑरेंज, तथा सेकंड था वो आपका था फिनोक्साइलिन। सेकंड सूचक था वो फिनोक्साइलिन था। उसके बाद हमने टेबल बनाई है, मुझे पता भी नहीं था कैमरा बंद हो गया, पहला बार में कैमरा बंद है। तो उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सूचक में इस प्रकार हमने एक टेबल बनाई, एक साइड सूचक है, उसका प्राकृतिक कलर लिखा, प्राकृतिक कलर कौन सा उसका, फिर अम्लीय विलयन में उसका कौन सा कलर होगा, क्षारीय विलयन में उसका कौन सा कलर होगा। तो फर्स्ट पे है लिटमस पत्र सूचक है, लिटमस पत्र ये कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक कलर है इसका पर्पल, अम्लीय विलयन में इसका कलर होगा नीले, लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो अम्लीय विलयन में इसका कलर नीले से लाल हो जाएगा, जबकि क्षारीय विलयन में इसका कलर लाल से नीला हो जाएगा।
फिर अगला सूचक है हल्दी पत्र। हल्दी पत्र का नेचुरल कलर पीला होता है। अम्लीय विलयन में भी यह कैसा होगा, पीला ही होगा, लेकिन क्षारीय विलयन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर है अगला गुड़ल पुष्प। गुड़ल पुष्प का प्राकृतिक कलर लाल होता है, लेकिन जब अम्लीय विलयन में भी इसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इसको क्षारीय विलयन में डालेंगे तो फिर इसका कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फिर है अगला मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज एक क्या है, कृत्रिम सूचक, जिसका कलर नॉर्मल कलर कौन सा होता है, ऑरेंज, लेकिन अम्लीय विलयन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में इसका कलर लाल से पीला हो जाएगा। अब है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन नॉर्मल में रंगीन होती है, अम्लीय विलयन में भी है रंगीन होएगी, लेकिन क्षारीय विलयन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।